आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश के पहले जर्नलिज्म कोर्स के स्टूडेंट होने का गौरव हासिल किया। क्राइम रिपोर्टिंग पर उनकी पैनी नजर ने कई बार सिस्टम को खुद पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। उनकी रिपोर्टिंग का असर इतना गहरा रहा कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि कई बार विदेशी मीडिया हाउसेस भी अब उनकी खबरों को पब्लिश किए बिना खुद को नहीं रोक पाए। शब्दों के जादूगर अगर हम कहें तो इनकी कविताएं और आर्टिकल्स में इतनी ताकत रही है कि वो सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर किया है। फिटनेस को एक ब्रांड बनाने वाले और अब फिल्म्स के प्रोडक्शन के जरिए युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने वाले इनकी सोच हमेशा मीडिया से आगे रही है। बच्चों के लिए जर्नलिज्म लाइब्रेरी की शुरुआत हो या युवाओं को सही दिशा देने का काम, मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझकर जीने वाले आज हमारे साथ पीपल्स समाचार के एडिटर मिस्टर अर्पण राउत जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चौपाल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट कहा जाता है, तो ये जो एक्सीडेंटल सफर की शुरुआत है उसके पीछे की क्या स्टोरी है, तो वो आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, ग्वालियर और चंबल का जैसा माहौल है जिसमें पले बढ़े हैं, तो उसी माहौल में पले बढ़े हैं जो आज भी हम जो दौर देख रहे हैं कि एक यूथ जो होता है जिसपे दिशा नहीं होती है तो वो भ्रमित होता ही अपने जीवन में। तो कई बार लड़ाई झगड़े, दोस्त यारी और इस संगत का असर होता है। तो कॉलेज टाइम की लास्ट ईयर की बात रही कि एक दोस्तों का झगड़ा हुआ, झगड़े में हम शामिल हुए तो बड़ी मारपीट हुई कॉलेज में, बड़ी विवाद हुआ, बड़ी गोलियां उलियां चली, सब कुछ हुआ। तो घर वाले परेशान थे, शुरुआती हरकतें उसी की, मतलब गुस्सा ज्यादा है और एग्रेशन बहुत है, बात बात पे लड़ना झगड़ना करता है। तो ऐसे में मुझे भेज दिया मामा के पास मुंबई। मामा मामी मेरे दोनों टीचर हैं, तो वही मैं रहता था। तो जब अपने यहाँ तब वो दौर नहीं था यूनिवर्सिटी में, तब वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होती थी। तो जब मामा मुझे लेके गए, मैंने देखा तब नया कोर्स स्टार्ट हुआ था वहाँ पे मुंबई की कलीना यूनिवर्सिटी में, गरवार इंस्टीट्यूट में मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा था। तो मुझे सजेस्ट किया उन्होंने कि ऐसा कोर्स है, आप इस पे एंट्रेंस एग्जाम है, आप एक बार देखो तो आपका हो जाए तो अच्छा है। तो मुझे लगा मुंबई जैसी शहर में, हम ग्वालियर से आए हुए हैं और टॉप 40 उसमें सेलेक्ट होने थे। अरे वाह। तो एंट्रेंस एग्जाम किया, बड़ा पढ़े उसके लिए, तो 24 नंबर पे नाम आ गया। तो फिर जो सोचा नहीं था कभी कि जर्नलिस्ट बनना है या इसमें अपना करियर बनाना है, तो फिर जब पढ़े तो लगा कि हाँ, तो बस वहां से भी जर्नी शुरू हो गई। और जैसे कि आपने बताया कि ये मुंबई में सबसे पहले ही शुरू हुआ था ये कोर्स। तब सबसे पहला कोर्स। तो ये हम पहली बैच थे वहाँ। अरे वाह। यूनिवर्सिटी। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट का जो दौर चल रहा है, तो उसमें जो प्रेशर ये लोग क्रिएट करते हैं मीडियाज पर, कितना पॉसिबल रहता है कि हम मीडिया को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के दिखा पाएं, या आपके ऊपर कभी ऐसा कुछ प्रेशर आता है तो आपका क्या स्टैंड रहता है उस पर? देखिए, आज के दौर में आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो मीडिया है वो देश के बड़े औद्योगिक घरानों पर ही है। सारी फंडिंग और बड़े जो स्टेक है इन्हीं फैमिलीज का है। तो अब जो जैसा चाहेंगे बोलेंगे, अपने व्यापार हितों के लिए वो लोग कैसे उसका यूज करते हैं वो सब जानते हैं। कि महज अखबार जो मीडिया, जो बड़े, चाहे अखबार देख लें हम, चाहे आप मीडिया न्यूज चैनल देख लें, सबके साइड बिजनेस है। सब कोई कुछ ना कुछ, आपका कोई मॉल चला रहा है, कोई अपने अलग अलग वेंचर में है, एनर्जी डेवलपमेंट उसमें है, तो सब कोई अपने वो कर ही रहे। इस बीच पर सोशल मीडिया के आने से अब चीजें छुपती नहीं है। बिल्कुल। और चीजें जो अखबार और बड़े मीडिया ग्रुप नहीं दे पाते हैं वो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से आई। जहां तक प्रेशर की बात है, तो यदि आप इसको एज ए जर्नलिस्ट होके और आप जर्नलिज्म में शामिल हो और आपको लगता है कि आपके उद्देश्य यदि व्यवसाय के इसको लेके कि फाइनेंशियली मैं इससे ही अपना डेवलप करूंगा और सोसाइटी के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो कई बार समझौता करने की स्थिति होती है। तो जब आप चाहते हैं कि कोई आपका, मतलब आपकी कोई ऐड देने वाली पार्टी है या पॉलिटिकल आपसे उससे आप कहीं, मुझे लगता है कि ऑब्लाइज हैं, तो फिर आपके कहीं ना कहीं हित आड़े आ जाते हैं और फिर खबरें फिर कम ज्यादा होने लगती हैं। आपने मेंशन किया कि सोशल मीडिया का दौर है और खबरें कहीं छुपती नहीं है, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लाइक्स, शेयर और नंबर्स, व्यूज पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रियल पत्रकारिता है वो अपने सिद्धांतों से कहीं चूक रही है?
देखिए, मैं आपको बताऊं कि पत्रकारिता एज अ जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये जो बन रहे हैं आजकल, जो पेजेस आ रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट चीज है। हम जिस चीज से आए, हम जिस जहां से होते हुए आए, वो एक बड़ा एक गुरुकुल मान लीजिए कि बड़े लोग थे, उनके एथिक्स हुआ करते थे, उनकी सोसाइटी की जवाबदारी तय होती थी कि हम समाज के प्रति जिम्मेदार हैं। तो पत्रकारिता कभी ऐसी ना हो कि समाज में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये आज जब जैसे हम उस दौर से, आज हमें 25 साल हो चुके हैं इस लाइन में, तो हम जैसे देखते हुए आ रहे हैं, तो हम उसको उस जो एथिक्स है जर्नलिज्म की, उसको फॉलो करते हुए आए। अब जिन लोगों ने कभी जर्नलिज्म की ABCD नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी अपने इस लाइन के जो मंजे हुए लोग हैं, एक बड़ा एक जो डिसिप्लिन एक फॉर्मेट जो है, जिन्होंने इसमें जिया नहीं है, जिसमें एक डिसिप्लिन वे में कभी इन्होंने जर्नलिज्म किया नहीं है, तो उनके लिए उन्होंने ये बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है कि उनके लिए कोई एथिक्स नहीं है। सिर्फ लाइक फॉलो के लिए वो कुछ भी चला रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि आप एक मीडिया का यदि माइक लेके भी जा रहे हैं तो आपकी सोसाइटी के लिए आप जिम्मेदार हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट बड़ा है कि जिन्हें जर्नलिज्म के एथिक्स नहीं पता है, और वो लोग अब एज अ यूट्यूबर और एज अ पेज बना के फेसबुक इंस्टाग्राम पे खुद को जर्नलिस्ट बता रहे हैं, तो वो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल जिसके भी हाथ में स्मार्टफोन है, वो एक तो अपने आप को जर्नलिस्ट मान रहा है, दूसरा वो क्वेश्चन भी कर रहा है और अपने हिसाब से स्टोरी भी बना रहा है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मतलब जैसे जो पहले वो रिस्पेक्ट मिलता था लोगों को, जो पुराने जर्नलिस्ट थे, वो रिस्पेक्ट एक तो कहीं ना कहीं खो गया है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि कुछ कोड ऑफ कंडक्ट या लाइसेंसिंग या कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि कोई भी जर्नलिस्ट ना बने? तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये मानते हैं, पर मुझे लगता है कि आजादी कई बार घातक होती है जब वो गलत हाथों में चली जाती है। तो ये जो लोग कर रहे हैं, मतलब इनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन तैयार होने चाहिए कि एक तो कौन है, क्या है, उसका प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए पेज, और अच्छा कंटेंट ही, मतलब मुझे लगता है कि मतलब कोई भी, जैसे कोई भी खबर है, मुझे लगता है कि उसके दोनों पक्ष यदि हों सामने, तो मुझे लगता है ऐसी बात ना होगी। आप एक लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग में रहे हैं और एक अच्छे पद पर रहे हैं, तो क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा मौका आया जिसमें आपको जान का खतरा हो या फैमिली के लिए कोई फियर हो कि हाँ, तो इस तरह का कोई स्टोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कोई नहीं, मेरे पास ऐसी कई सैकड़ों, मुझे लगता है 10-20 से ज्यादा स्टोरी है जिसमें जान का, मतलब मरते मरते से बचा हूँ। मैं जर्नलिज्म को लेकर बड़ा पैशनेट रहा हूँ शुरुआत से। और जब एक बहुत छोटी उम्र थी, जब अपनी सीनियर्स को देखता था, डॉक्टर राकेश पाठक, प्रफुल्ल नायक जी, जय किशन शर्मा जी, ये बड़े नाम हुआ करते थे उस टाइम पे, कैलाश परिहार जी, तो इनका जो दौर हमने देखा कि कैसे खबरें और क्या, मतलब किस तरह से लिखना होता था, तो बहुत छोटे बच्चे थे हम, बड़े 20-21 साल में मैं पहुंच गया था स्वदेश में ज्वाइन करने। तो जब इन सबको देखता था, लोकेन पाराशर जी को देखता था, तो लगता था यार क्या इनका वो है और कैसे करते हैं। तो तब नाम करने की बड़ी हुक थी अंदर से कि नहीं, नाम करना और ऐसा कर देना और ऐसा करना है। तो बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किए मैंने। मेरा एक ऑपरेशन था जिसमें ये व्यापम कांड जो खुला 2000 अभी खुला ये 16 में, शायद 16-17 व्यापम कांड सबसे पहले मैंने 2009 या 10 में खुला था। अरे वाह, ओके। और मतलब मरता उसमें मैं मेरे पास तब विजय कुमार सूर्यवंशी SP ग्वालियर हुआ करते थे। जितने जीओस थे उनकी एक बार क्राइम मीटिंग रात में हुई कि हुआ कि PSC का पेपर है, और इत्तेफाक से मैं भी PSC का पेपर दे रहा था। तो 10 फरवरी को पेपर था, मुझे अच्छे से याद है, 2009 या 9 की बात है। और मुझे जब एक मेरे मित्र हुआ करते थे, CSP थे, वो भोपाल में SP है, तो मेरी नेटवर्किंग अच्छी थी और लोगों से मिलना जुलना मैं जाता था। तो उनका मीटिंग या फोन आया कि अर्पण भाई ऐसी बात है और ये नंबर है, इससे बात करना है, उसको कैसे भी करके इससे पेपर लेना है। तो अब लालच ये भी था, एक खबर भी थी सबसे बड़ी कि PSC का पेपर अपन फोड़ेंगे, अपन करेंगे, और दूसरा ये कि अपना पेपर भी आ रहा है तो देख लेंगे क्या है। तो दोनों लालच थे उसमें। तो रात में हम, और 9 फरवरी को मेरा एक दोस्त है, कॉलोनी में रहता था, गौरव, उसका बर्थडे था, तो एक होटल में हम बर्थडे के लिए चले गए थोड़ी देर के लिए। तो इस बीच मैं वो नंबर था उस पर लगातार ट्राई कर रहा था, मोबाइल बंद आ रहा था, उठा नहीं रहा था कुछ टाइम। जैसी रात में 11-11:30 पर उसने फोन उठा लिया। मैंने उसको फोन किया कि भाई मैं बोल रहा हूँ और ऐसा ऐसा अपना नाम बताया कुछ उसको। तो उनने पेपर है, कहते हाँ मिल जाएगा। मैंने कितने का दूंगा? 30,000 रुपये। तो मैंने ठीक है। मैंने फटाक से उनको फोन लगाया, कहते हम सब रेडी हैं और जैसी वो आ जाए फोन कर देना। तो मैंने कि मुझे सादा वर्दी में, मतलब मेरा एक दोस्त था, वो इंस्पेक्टर है स्पेशल ब्रांच में, तो मैंने कि इसको आप मुझे दे दो, और मेरी अच्छी उससे बॉन्डिंग थी, एक बाइक दे दो हमें जिससे कि हम लगे। तो हम दोनों एकदम गांव वाले बन के
कि हम बड़े गरीब घर के बच्चे हैं। हम पहुंचे कटोरताल रोड पे मेडिकल हॉस्टल का एक कॉटेज है बंजारे बेट। तो हम वहाँ खड़े हुए और 9 जनवरी आप सोचो जो रात होगी, कितनी ठंड और कितना कोहरा रात में। तो उससे लगातार बात चल रही थी, वो भी लगातार पुलिस भी मेरे कॉन्टेक्ट में, जैसी है बताना, अपन ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने अखबार फोन कर दिया अपने नई दुनिया ऑफिस में, चंद्रेश पांडे मेरे सिटी चीफ थे, कि मैंने ये बड़ा एक ऑपरेशन ब्रेक कर रहा हूँ, अखबार रोक के रखना। 12 बजे के आसपास होगा, तो बड़ी देर हो गई, फोन पे घुमा रहा है। तो मैंने अपने जो दोस्त था, जो इंस्पेक्टर था, उसको मैंने दूर खड़ा किया था उस साइड, और मैं इस साइड खड़ा हुआ। इतने में एक बत्ती लगी, जीप आती है, और तो मैं अब सब कंपू थाने की जानता हूँ, कंपू थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी है। तो मैंने कहा ये देख लेंगे मुझे, मुझसे बात करेंगे, जानता है स्टाफ तो जानते ही था मुझे, मैं क्राइम देखता था। तो मैंने किससे ये होगा कि फिर जो आ रहे होंगे मुझे पेपर देने भाग जाएंगे, समझ जाए पुलिस लेके आए हूँ। तो मैं थोड़ा सा साइड में हो गया। तो इतने में फोन आया, कहाँ खड़ा है? तो मैंने कहा सर जो आपने बताया वहीं खड़ा हूँ। तो गाड़ी रुकी रही, तो गाड़ी में मैंने की पुलिस मेरे संग डबल गेम खेल रही है। तो मैं इतना मतलब उस टाइम कंफ्यूज हो गया। तो उसमें से लड़का उतरा, पेपर लेने आया पुलिस की गाड़ी में से। तो मैंने कहा हाँ, तो पैसे कहाँ है? वो कौन खड़ा है? तो मैंने तो मेरे भैया है। दोनों दे रहे हो पेपर? मैंने यहाँ दोनों दे। तो फिर उसके अलग से पैसे लेंगे? तो मैंने कि भैया अपनी ATM से ले आएंगे। और वो स्कूल आया था, तो वो आया, बात करने लगे। तो मैंने कहा मैं टॉयलेट कर लूँ, और मैं झाड़ी भी पीछे किया। मैंने उनको, अपने पुलिस ऑफिसर जो मेरे दोस्त, उनको फोन किया, उन्होंने फोन ही उठाया। और वो लोग उतरा है कि चलो पैसे नहीं है, इनको मेडिकल हॉस्टल में ले जाओ, फलाना रूम नंबर में, और पैसा तब इनको छोड़ दो। अब वो लंबा एकदम पहलवान टाइप लड़का आगे, उसके पीछे मेरा दोस्त इंस्पेक्टर, और मैं झाड़ियों में से रात के अंधेरे से 12 साढ़े 12 पे हम जा रहे हैं। अब वो मुझसे पूछता क्या करें? मैंने हॉस्टल गए, तो फिर तो गए काम से। तो मैंने कि इसको कवर करो। उसने पिस्टल निकाली, आगे से गया, उसने छाती में पुलिस तो वो उसने धक्का दिया उसे, पीछे भागा, पीछे मैं था, मुझसे टकराया। तो हम दोनों ने उसको मिलकर पकड़ लिया। फिर फोन किया एक साथ वाले को, तो वो आया, इतने में उनका ही फोन आ गया, CS जो थे। फिर गाड़ी आई पुलिस की, उसको लेके गए। मैं सबसे पहले उससे पेपर ले लिया, नई दुनिया ऑफिस भागा मैं, वहाँ स्कैन किया, पहले पेज की मेरी स्टोरी थी, अरे वाह, ऐसा सब भी किया। लालच की बात चल रही है तो एक सवाल जरूर पूछूंगी। अभी आप बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई खबर छुपाने के लिए, दाबने के लिए, या उसको चेंज करने के लिए आपको फाइनेंस कुछ ऑफर किया गया हो, या सीधे तौर पर बोले तो घूस दिया गया हो? ऐसा कभी हुआ? ये ऐसा एक दूसरा केस है कि मैं, एक मेरा शायद फेसबुक पे देखना, फेसबुक गूगल पे पड़ा होगा, ब्लैक बग का एक कांड हुआ था चिड़ियाघर, जिसमें ये शेड्यूल 1 का जानवर है, जिसकी मौत पे आजीवन कारावास सलमान खान के साथ हुआ था। अपने ग्वालियर जू में ये मर गया था, इसको चुपचाप ये लोग गायब कर रहे थे वहाँ से। मेरे सोर्स ने बताया कि ऐसा ऐसा है। मैं रात को 7 बजे चिड़ियाघर बंद हो जाता है, मैं 8:30-9 बजे कूदा, मेरा फोटोग्राफर भी था साथ में। हमने उसके जिस लोकेशन बताई, हमने उसको खोद के निकाला, बोरे में उसको बंद कर रखा था, और उसकी सड़ी हुई लाश के हमने फोटो की है। बड़ी खुशी हुई देख के कि हमें टारगेट मिल गया। हमारा फोटो किया, इतने में वहाँ पे एक्स आर्मी मेंस की सिक्योरिटी, और सब आर्मी वाले तो जानते हो कैसे होते हैं। अब आते उनने सबने गन लगा दिया। अब उनके लिए पत्रकार क्या पत्रकार, वो तो मारपीट पे आ गए। फिर पुलिस फोन किया, सब किया, 100-200 पुलिस उस दिन रात में चिड़ियाघर में, यही सब आया, हमने पूरा ऑपरेशन किया। उस टाइम जो ऑफिसर जो से सुबह जिन पे मतलब गाज गिरना तय थी, और एक पॉलिटिकल लीडर थे नगर निगम के, जो आज दुनिया में नहीं है, मतलब उनको बड़ा मानता, वो भी थे। तो उन्होंने मुझे पैसा ऑफर किया था, उस ऑफिसर ने, कि आप 2 लाख रुपए ले लो, 3 लाख रुपए ले लो। उस टाइम 2 लाख 3 लाख तो बड़ी रकम होती है, तो ले लो, आप छोड़ दो चीजें, पर मैंने की। तो फिर उस टाइम खबर का इतना पैशन था, वो ब्लैक बग दिख रहा था, और वो इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था लाइफ का। और यही टाइम ऐसा होता है कि आपके एथिक्स जब और वो एज थी, मुझे लगता है कि इस एज में मतलब आदमी को इतना मतलब पागलपन सवार हो जाता है, जब वो मतलब सही में पैशनेट है किसी चीज के लिए, तो फिर वो उस टाइम नहीं ध्यान दिया। एक आपकी खबर बहुत सुर्खियां बटोरी, मुझे लगता है, जो नेशनल इंटरनेशनल कवरेज रहा था, वो DSP सर जो आपने मतलब बैगिंग के टाइम पे उनको देखा था, और वो स्टोरी हम आपसे जानना चाहेंगे। वो स्टोरी क्या थी? उस स्टोरी ने फेम दिया, पर मुझे जिंदगी में ऐसा कर कहते हैं ना कि होम की और आग जले, वो भी अनुभव मेरा जीवन में सबसे बुरा रहा उसके साथ।
इतनी गालियां मिली मुझे। अच्छा? हाँ, बहुत ओह। गालियां और बहुत मेरे खिलाफ बड़े षड्यंत्र हुए उसमें। दरअसल क्या होगा कि कोविड टाइम की बात है, जब मैं रात में परमिशन थी मीडिया को, तो मैं रात को जैसे कहीं आता जाता सब कवर करता था, चीजें देखता था। एक आदमी अक्सर मुझे ये झांसी रोड पे खड़ा दिखता था, कचरे में खाना तलाशता हुआ सब हुआ। तो थोड़ा सा मैं जाने क्यों मेरी नजरें हमेशा ऐसी रहती हैं, कुछ अलग हमेशा ही देखती आई हैं। तो मैंने उसको देखता था कि और मुझे रास्ते मतलब अक्सर रात में 11 बजे 12 बजे बीच रोड पे खड़ा हो जाए, मुझे ऐसा दिखता था। मैंने कौन है यार ये, बहुत तीखे नैनक बड़ा लंबा चौड़ा। तो मैंने कि बड़ा एबनॉर्मल सा आदमी है, भिखारी टाइप लगता, नहीं कौन है ये। तो मैं इसको 2-3 बार देख के फिर मैंने कहा ऐसी कोई होगा, मैं निकल गया। 2019 चुनाव हुए तो काउंटिंग में सतीश सिकरवार जीते, मुन्ना ने वो हारे। चुनाव की समीक्षा करने के लिए रात में 2 बजे हम खड़े हुए बंधन वाटिका चित्रपुरी रोड। ये आदमी उन बोगन बिलिया की झाड़ी के उसके नीचे अंदर रहता था, ये जो लावारिस आदमी है ये रहता। तो मेरे संग 2 डीएसपी थे मेरे साथ, विजय भदौरिया और रत्नेश तोमर। तो मैंने कहा ये वो दिख गया, फिर हमें गाड़ी पे मैंने कहा यार ये आदमी यानी क्यों मुझे बार बार घूरता है, देखता रहता है, होता ये इतना। वो भी ऐसे देखने लगा। तो उससे कहता क्यों विजय, क्या कर रहा है? वो बोले तुमने क्या विजय, सुनने की कौन है? कहता अबे तू मिश्रा। तो मतलब सोचो क्या सीन होगा। मेरी कौन? अबे हमारा सब इंस्पेक्टर है, हमारी बैच का गोल्ड मेडलिस्ट था शूट था, हमारी बैच का ये डीएसपी था, मतलब सब इंस्पेक्टर था, गोल्ड मेडलिस्ट था शूटिंग पर। फैमिली का कुछ सीन हुआ कि वो 10 साल से लापता हुआ, ऐसे ही घूमते रहे। तो उनकी मेमोरी वगैरह सब नॉर्मल थी? नहीं, वो एबनॉर्मल थे, मतलब तो उनको ट्रीटमेंट नहीं था। तो फिर मालूम पड़ा, तो फिर अगले दिन फिर हम उसको लेके स्वर्ग आश्रम वहाँ लेके गए, फिर ट्रीटमेंट चला। उनको सब अपनी सब मेमोरी सारी अभी हम लोग मिले थे उनसे। पर उसमें ये हुआ कि जब ये सब घटनाक्रम हुआ तब उनकी सिस्टर, उनके भाई और उनकी सिस्टर भी डीएसपी हैं उनकी बैच के लोग। नहीं तो ये जो आप बोल रहे हैं कि इस पे काफी गालियां पड़ी वही बता रहा हूँ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो एक माहौल चला कि साहब इन्होंने फिर, अब जब आप बहुत अच्छा करते हैं, आपकी खबर, आपकी छपी हुई खबर जब टाइम्स ऑफ इंडिया, जब आपकी खबर जब बड़े और मीडिया ग्रुप जो नेशनल इंटरनेशनल के जब इंटरनेशनल कैरी करते हैं, तो ये अब एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत से चैनल ने मेरी भी इंटरव्यू लिए, सब लिए। तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी लाइन के लोगों में बड़ी जेलसी भी होती है, तो उनकी फैमिली को फीड किया गया कि इन्होंने साहब अपनी टीआरपी के लिए आपके देखो कैसा किया, और कि इतने नाजुक चीज को कैसा इन्होंने यूज किया और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उसकी फैमिली में उनकी सिस्टर ने बड़ा एक आर्टिकल लिखा मेरे लिए, जिसमें मीडिया, टीआरपी और बड़ा लिखा गया। और उनकी बैच के सभी जो पुलिस अफसर जो मुझे भी जानते थे कि मैं क्या हूँ, उन लोगों से भी शेयर कराया गया। बड़ा माहौल बना कि आपको एक मानहानि का नोटिस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं जिस आश्रम में दे के आया, तो उससे मेरा बड़ा जुड़ा है जो वो देखते हैं विकास। तो हम सब बैठे, मैंने कि यार ये अपन ने कभी सोचा नहीं ऐसा हो गया अपने। कहता नहीं भैया, तो पार्ट ऑफ मतलब ये सोशल लाइफ का होता ही ऐसा होगा। पर जब होता गया सब चीजें होती गई, तब मालूम पड़ा कि ये आज इस हालत में है, इनकी फैमिली को भी पता था। फिर उसके भाई ने मुझसे 1 साल बाद गलती मानी, सॉरी मांगी मुझसे, उस पूरी फैमिली ने मुझसे माना कि हमसे गलती हुई, कि आपने आज हमारा भाई जिंदा है और इस हालत में तो आपकी वजह से। तो मैंने कि तब तो आप लोगों ने जो करना था कर ही दिया हमारा। सही बात है। भैया आप जिस मुकाम पर आज हैं, तो मुझे लगता है आजकल जितना भी ग्वालियर का यूथ है, हम कहें चंबल का यूथ है, वो आपको ही फॉलो करता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने भी एक बड़ा लंबा सफर तय किया है, तो इसके बीच दोस्त हों या रिश्तेदार हों या जान पहचान के लोग हैं, उनका नजरिया किस तरह से बदला है? तो वो थोड़ा हम नजरिया तो ऐसा रहता है कि उन्हें लगता है कि पत्रकार, जब आप पुलिस देखते हैं तो खुद पत्रकार अपने आप को एसपी से कम नहीं समझता है जो क्राइम देखता है। जो बीजेपी देखता है वो अपने आप को किसी विधायक या मंत्री से कम नहीं समझता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है। पर आपके घर वाले, पड़ोसी, दोस्तों के लिए आप हर परेशानी की चाबी आपके पड़ोस में यदि बंदर आ जाए, तो आपके पड़ोसी कहेंगे क्या बंदर पकड़वाऊंगा। तो हमने चिड़ियाघर से यदि बंदर का पिंजरा अपने दरवाजे रख दिया, तो ये जिम्मेदारी भी थी कि रस्सी लेकर आप पकड़े रहो, वो जैसे ही घुसे फल खा रहे तो आप गिरा। तो लोग, आप पत्रकार हो तो आपसे गाड़ियां भी छुड़वाते हैं, पुलिस थाने मदद भी चाहेंगे आपसे, ब्लड की डिमांड भी आपसे कराएंगे, बंदर ही पकड़वाते हैं आपसे। तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है गाड़ियां छुड़वाते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो मतलब ये तो मैं भी इतना फेस करती हूँ ना कि फ्रेंड के फ्रेंड हैं, गाड़ी पकड़ ली है, गूंज में मेरा ये है, तो ये बड़ा एक वो रहता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर ऐसा कोई आए और गूंज का नाम ले तो उसे 200 रुपए ज्यादा चार्ज करना। कि अगर आप पत्रकार नहीं होते आज, तो क्या कर रहे होते अर्पण राउत जी? ये तो बिना तैयारी के
यहाँ तक आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि जो लिखा होता है कमाल ही कर रहे होते हैं, जो भी कुछ कर ही रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इतनी एनर्जी ईश्वर ने दी है कि मतलब सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव करना ही करना है। कभी एक चीज से, कभी एक फील्ड से, एक काम से कभी मन नहीं भरा, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं रहा। तो लगा कि जब भी कुछ करें तो कुछ नया क्रिएटिव उसमें कुछ अच्छा कर जाए। जर्नलिस्ट बन गए तो मुझे लगता है कि मैं बना सिर्फ इसी लाइन के लिए था। मुझे लगता है कि जिंदगी में इतने लोगों के कांटेक्ट में आया, लोगों से इतना सीखा, इतना मिला, तो बिना तैयारी के इतना सब कुछ ईश्वर ने दिया। तो मुझे लगता है कि ईश्वर चाहता ही था कि एक चीज और है भैया, जैसे हम अभी जो पुराने जर्नलिस्ट देखते हैं, उनका लिखना, उनका बोलना, हर चीज एक बहुत मतलब वास्ट नॉलेज रहता है। वहीं जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं, एक तो वो एआई, चैट जीपीटी, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज बहुत लिमिटेड होती जा रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जो यूथ आज जर्नलिज्म में आना चाह रहे हैं, तो उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि मैं 25 साल से इस लाइन में हूँ और मैंने वो दौर देखा है जब अखबार मतलब पेस्टिंग से छपता था कि मतलब बटर पेपर पे कट के हेडिंग फिर लगती थी, फिर टेप चिपका के उसका प्रिंट बनाते थे प्लेट पे, फिर वो शाही डलती थी, फिर अखबार छपता था स्वदेश में। उसके बाद जैसा एजेंसी है आपके पास जो खबरें आती हैं, तब टेलीप्रिंटर हुआ करते थे कि टेलीप्रिंटर के थ्रू आपने एजेंसी ले ली है, ये नहीं ले लिया, वही ले लिया, एशियन न्यूज ले लिया है, तो उसके टेलीप्रिंटर पे खबरें आ रही हैं, घूम रही हैं घर उसमें से पन्ने निकल। तो टाइमली जब आप जर्नलिज्म का जैसे हर फील्ड में टेक्नोलॉजी ने जब चीजें बदली हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें ही बदली है फिर। पर आज के दौर में जो मैं देख रहा हूँ, जो बच्चे आ रहे हैं इस लाइन में, एक गैप मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा गैप हो गया। मैं 10 साल से कम 10 या 8-10 सालों से मैंने कोई नया बच्चा इस लाइन में प्रिंट जर्नलिज्म में तो नहीं देखा, कोई नहीं आया। बच्चों को बहुत जल्दबाजी है, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। हाँ, वही मैं वो भी जानना चाहती थी, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। और एक उनको ये चाहिए, जैसे 1 महीने के लिए भी बच्चा आता है तो हमारा कार्ड बनवा दो, बिल्कुल कार्ड। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इस लाइन में सबसे बड़ी बात जो भी बच्चे आते हैं, मेरा मैसेज केवल उनके लिए ये है कि एक तो धैर्य हमेशा बहुत जरूरी है। और सीखना मतलब ऐसा नहीं कि मैं आज 43-44 हूँ आज मैं, तो मैं भी आज सीखने के दौर में आज भी हूँ कि आज नई जनरेशन से मुझे कुछ मिलता है, मैं सीखने कोई बुराई नहीं है। पर एक तो इतने जल्दी आप अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, आपका ईगो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, बहुत छोटे से मतलब वर्किंग टाइम में ही आपका धैर्य नहीं होना है। और फिर उससे क्या होता है कि आप जज्बात में और जल्दबाजी में फिर क्या होता है कि ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि बहुत से बच्चे जो अच्छा कर सकते थे, बहुत जल्दी चीजें स्विच करके कि हम बहुत बड़े हो गए, उसमें खुद को बड़ा डैमेज कर लेते हैं। क्योंकि आप जब तक किसी संस्थान में, किसी भी मतलब अच्छे मीडिया हाउस में आप इस लाइन में आ रहे हैं, तो एक बड़ा यूनिफॉर्म होकर डिसिप्लिन वे में पहले मुझे लगता है आप इसमें करियर बनाए तो पहले सीखना चाहिए। आप जब नहीं सीख रहे हो, आप लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, तो बस वहीं से आपका नीचे आना शुरू डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये कोई व्यवसाय तो है ही नहीं पहले माना जाए तो। जैसे बाकी फील्ड्स में या बाकी कॉर्पोरेट में हम देखते हैं कि बड़े अच्छे पैकेजेस होते हैं, यहाँ जर्नलिज्म में उतने अच्छे पैकेजेस भी नहीं है और शायद इसीलिए बच्चे उतना एडमिशन ले भी नहीं रहे हैं। जैसे अगर हम कॉलेजेस की भी बात करें तो गिने चुने बच्चे। और हाँ, एक मुद्दा ये भी है कि जो बच्चे पढ़ के आते हैं ना, तो विदाउट फील्ड नॉलेज कुछ उनको आता ही नहीं। जैसे काफी बच्चे हमारे यहाँ से कॉलेजेस से हमारे पास आते हैं, तो बुकिश लैंग्वेज के अलावा उनको कुछ भी नहीं आता है। तो एक तो ये फाइनेंस भी एक बड़ा मुद्दा हो रहा है कि इसी वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो उस पे अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, मेरे पास तो जितने बच्चे आते हैं मुझसे पूछते हैं कि हमें जर्नलिस्ट बनना है और हमें ऐसा बनना है और वैसा बनना है, ये कर देना है, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि क्या ग्वालियर में ही करना है कि बाहर करना है। थोड़े ग्वालियर में करना है, तो मैंने ग्वालियर में करना है, तो मैंने कि सबसे पहले पूछता हूँ कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, क्या आपके भरोसे परिवार है, आप इकलौते हैं आप। तो मुझे लगता है कि बड़ा टफ है ये निर्णय आपका कि यहाँ इतनी सैलरी नहीं है, इतने पैकेजेस नहीं है, और जितना स्टार्ट लोगे उतने मुझे लगता है कि बुरा लगेगा, मतलब मुझे ही बुरा लगता है बोलने में, और आप सब जर्नलिस्ट बैठे मेरे संग, कि एक ड्राइवर से कम सैलरी एक मुझे लगता है ट्रेनी को मिलती है कि आपका जो भी एक हाउस हेल्प जो आप देते होगे उतनी में मुझे लगता है कि किसी ट्रेनी को आप उसको देते होगे। तो
बड़ा ईगो भी हर्ट होता है। मैं अपनी स्टार्टिंग बताऊं कि जब मैं गया तो 6 महीने मुझे सैलरी नहीं थी स्वदेश में, मैंने जब ज्वाइन किया था, और मैं बुलेट से आता था, मोबाइल फोन रखता था अपने हाँ, सेम मेरे साथ भी ऐसा था। तो, मैं भी भारत समाचार ज्वाइन किया था, हाँ, तो मुझे भी कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती थी, मैं बढ़िया कार से जाती थी, अपना काम करती थी और आ जाती थी। 6 महीने नहीं मिली और 6 महीने बाद पहली सैलरी लगी 600 रुपए महीना। अरे वाह। तो पर पैशनेट थे सब थे, और फैमिली से सपोर्ट था ही, कभी ऐसा जिम्मेदारी नहीं थी, तो ठीक रहा ईश्वर। इस फील्ड के लिए मुझे लगता है कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि आप अगर पैशनेट हैं, कंसिस्टेंट हैं, या आपके में कितना पेशेंस है। कंसिस्टेंसी तो मुझे लगता है कि हर चीज में आपको हमेशा सफलता देगी ही देगी। आप कम ज्यादा थोड़ा पर आप चलते रहो तो आपको सक्सेस मिलनी ही। जो लगता है कि यार क्या आज मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कल से नहीं करूँ, खत्म हो गया। कोई क्वेश्चंस? कल्पना सर, जैसे कि हम बात करें, हाँ, 2 क्वेश्चन है। एक तो पहले जानना चाहूंगी, अगर कोई पत्रकारिता में अगर फीमेल की स्पेसिफाइड अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कई बार मीडिया हाउसेस भी अवॉइड करते हैं, अगर कोई क्राइम रिपोर्ट हो या ऐसी किसी जगह जहाँ पे खतरा हो, वहां से बचते हैं किसी फीमेल को भेजने। तो फीमेल का होना और इस फील्ड में कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले तो आपके अगर ऑफिस वाले हैं तो वो आपके लिए बहुत कंसर्न रहते हैं कि यार नहीं वहां नहीं चलती, और वहीं अगर कोई लड़का है तो उसे बराबर से सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आपको जहां जाना है वहां बिना किसी टेंशन के एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जर्नलिज्म जेंडर विहीन है, कोई इसमें नहीं है कि जेंडर महिला है पुरुष है। और सबसे बड़ी बात, किसी महिला को पता है कि वो महिला है और महिला के दोनों पक्ष वो जानती है, तो मुझे लगता है उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। और इससे इतर अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी आप एक अच्छी पोस्ट पे हो, ग्वालियर में बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं, और जब आप किसी मतलब कोई समाचार पत्र या किसी भी चीज को, खबरों को जब आप चलाते हैं तो बहुत सारा प्रेशर आप पे होता है। तो कभी आपने राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में खबरें रोकी, कोई बड़ी खबर जिसका चलना जरूरी था लेकिन वो प्रेशर इतना था पॉलिटिकल पावर या प्रशासनिक कि आपको रोकना? जिंदगी में सबसे ज्यादा मेरी फैमिली से, मेरे परिवार से जुड़े लोगों से, मेरे दोस्तों से मेरे रिश्ते यदि बिगड़े, खराब हुए, तो उसकी वजह मेरा पत्रकार होना रहा। कई मामलों में मैंने नहीं सुनी, आज भी नहीं सुनता हूँ। कई बार मेरे क्लैशेस होते हैं। हाँ, मैंने खबरें बिल्कुल रोकी, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है, कि जब मुझे लगा किसी व्यक्ति विशेष पे खबर मतलब इतना आघात कर रही है कि उसके परिवार, उसकी परिवार की छवि और उसके भविष्य को लेकर नुकसानदेह हो सकती है। कोई व्यक्ति अपना मतलब जैसे कोई रेप पीड़िता है या यदि उसकी आइडेंटिटी ओपन हो रही है, तो हमें बचाना चाहिए उसको। ये नैतिक जवाबदारी हमारी बनती है। और खास तौर पे तब ये होता है कि जब यदि आप एक पत्रकार हो, आप किसी मीडिया हाउस को रन कर रहे हो, तो समाज में कभी भी नेगेटिविटी आपकी खबरों से ना फैले। हाँ। प्रशासनिक कभी कुछ ऐसा, निश्चित तौर पे अभी इस इंटरव्यू के शुरू होने के पहले आपने एक फोन शायद सुन लिया होगा कि अमित शाह आए थे, उनकी सड़क खराब हो गई थी। अभी जो उनकी सड़क जो बनी है वो उखड़ गई, हाथों से उखड़ रही है, पैर से उखड़ रही है, उसको लेके कवर किया गया। तो उसको लेके अधिकारियों का बड़ा ये है कि वो खबर नहीं चलनी चाहिए, परेशानी का विषय बनेगी उनके लिए। तो मैंने कि अपना पक्ष आप दे दीजिए, पर उसको खबर को हटाना क्यों है? तो लोग निजी संबंधों की दवाई देते हैं। कई बार कहते हैं मैं आपके पापा को जानता हूँ, कहीं कहते हैं कि साहब मैं आपके पीछे घर के पीछे ही रहता हूँ। तो उसको खबर से क्या वास्ता है उसका? मैं अक्सर तो परेशानी है और संबंध खराब होती है। एक वो भी है कि ना, ग्वालियर में हम देखते हैं कि एक सिविक सेंस बहुत कम है ना। रूल्स रेगुलेशन तोड़ना मतलब एक अपने आप में ये दिखाना रहता है कि हाँ भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ऐसे में भी आपके पास बहुत सारे फोन आते होंगे कि हमारी गाड़ी छुड़वा दो या हमारा लाइसेंस हो रहा है तो ये करवा दो। नहीं, जितने तो मुझे जानते हैं, जितना मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ये कुछ उल्टा ही बोलेंगे, तो वो बचते हैं मुझसे। मतलब अगर आप सरकार किसी पक्ष में बोलते हैं तो कोई पक्षों के जो सपोर्टर है वो अलग है, जो उनके विपक्ष में बोलते हैं उनके सपोर्टर अलग, और आप कुछ भी खबर चलाते हैं तो एक पक्ष हमेशा ये होता है कि मीडिया जो है आज के दौर में, इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, मीडिया बिल्कुल बिक गया है, मीडिया बिक गया है मानता हूँ। और क्योंकि मीडिया को ऑफिस का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, तो बिकने के भी तरीके होते हैं। ये होता है कि आप अपना आपका जो ब्रांड है, जो भी आपका मीडिया हाउस है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, उसका पैसा ले सकते हैं, पर खबर का सौदा नहीं करना चाहिए। मुझे जितना लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप खबर के लिए सौदा करने लगोगे तो उस दिन आपकी आत्मा मर जाएगी उस दिन।
और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप यदि सरकार के साथ हो तो विपक्ष आपका हमेशा या जनता आपके लिए हमेशा एग्रेसिव रहेगी आपसे, और आप सरकार के आप यदि अगेंस्ट रहोगे तो भी आपको सरकार की तरफ से जो भी मुझे लगता है कि जो भी सहूलियत रहती है वो आपको नहीं मिलेगी। सरकार है वो प्रिंट मीडिया में जाने से मतलब जब वो जाता है उसको कितना समय लगता है अच्छा पत्रकार बनने में, जो पत्रकार वाली लाइफ होती है उस तक पहुंचने। अच्छा पत्रकार की परिभाषा क्या है? आपकी न्यूज ऐसी होनी चाहिए जिससे ना किसी को हानि हो और जो सच्चाई है वो सामने निकल के आए। टाइम तो कुछ नहीं लगता माहौल ढलने में, क्या ये तो आपके ऊपर है कि आप उसको नौकरी की तरह ले रहे हैं कि अपने पैशन की तरह ले रहे हैं। मुझे लग रहा है आपका पैशन है तो फिर मुझे लगता है कि वो तो आपके लिए बहुत जल्दी आप सब चीजें कवर कर लेंगे, और आप यदि घड़ी देख के नौकरी करने यदि आप जा रहे हैं तो आपको फिर वो चीजें बड़ी उबाऊ लगेगी। तो एक अच्छा पत्रकार मुझे लगता है कि आप यदि डिपेंड करता है कि अखबारों में जैसे ये तो डिजिटल मीडिया और इसके में तो सारी बीटें मतलब सारे क्षेत्र संबंधित यहाँ का ब्यूरो एक या दो व्यक्ति करते हैं। अखबार में हर बीट के लिए मतलब 2 या 3 बीट एक रिपोर्टर के पास रहती है। तो आप जिस बीट आप जिसमें देख रहे हो उसमें आपका परफेक्शन लेवल क्या है, आपके सोर्सेज क्या है, आपके कनेक्शन लेवल क्या है, आप क्या कंटेंट ला रहे हैं। यदि आपके सोर्स अच्छे हैं, आप अच्छी खबरें निकाल के ला रहे हैं तो आप एक अच्छे पत्रकार हैं। जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा पीआर है। यदि आपका पीआर कमजोर है, आपका जर्नलिज्म कमजोर है। आप यदि जुड़ाव नहीं है आपका पब्लिक से, आपसे लोग नहीं आपको जानते, लोग से आप जुड़ते मिलते नहीं हो, तो आप पे इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो आपके पास खबरें नहीं रहेंगी, खबरें नहीं रहेंगी तो फिर आपका प्लेटफॉर्म डाउन है। थैंक यू सो मच भैया, हमारे लिए तो आप एनसाइक्लोपीडिया हैं जर्नलिज्म के। जब भी हमें कुछ क्वेरी होती है या कहीं भी हम अटकते हैं, लगता है कि अटक गए, तो फिर भैया ही याद आते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया हमारे चौपाल में आने के लिए।